ये बताइए कि जब एक हिंदू लड़की का अपहरण होता है तो आप कहते हैं कि 10 मुसलमान लड़कियों को उठा ले, ये कहां तक बात सही है? इस तरह से बोलना चाहिए देखिए, क्या? ये घटना वहां की नहीं है, सामान्य बात नहीं है। आजमगढ़ में 3 हिंदू बालिकाओं का अपहरण होता है, उनका रेप होता है, उनकी हत्या होती है, एफआईआर लॉन्च नहीं होता है। प्रशासन ने वहां पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। वहां पर प्रशासन उन्हीं तत्वों को प्रोटेक्ट करने लग गया। हम लोगों को वहां मुझे जाकर के वहां आंदोलन करना पड़ा, मुझे रोका गया। हम लोगों ने फिर प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर आप न्याय नहीं दे सकते हैं तो क्या आप इस प्रकार का वो देना चाहते हैं कि अगर एक हिंदू बालिका के साथ ये करें तो हिंदू को भी क्या आप इस प्रकार का वो करेंगे, इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे? कानून का राज है तो कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए और ये प्रशासन का दायित्व है। लेकिन ऐसी बात बोलकर कि आपको लगता है ये न्यायिक बात है बाकी और लड़कियों के लिए? वो न्यायिक है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये महत्वपूर्ण ये है कि उस समय जनता के हित में जो होगा हम वो करेंगे। आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं मेरा कि ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए। बिल्कुल, शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे। हमारी परंपरा है शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। एक तो अगर हम विकास की बात करेंगे तो सुरक्षा की बात भी करेंगे, दोनों साथ चलेंगे। तो आप कैसे समाज चाह रहे हैं कि इधर भी बंदूकें हैं उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी, लोग मारे जाएंगे? शासन प्रशासन फेल हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए और जनता खड़ी हो रही है। ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई है, कहां लिखी? ये संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे? ये कहां लिखा गया है? योगी जी, अगर न्याय पाने का अधिकार किसी एक जाति और मजहब को है तो बहुसंख्यक समाज को भी है। देखिए आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं मैं इस बात को कह रहा हूं कि संविधान किसी जाति किसी मजहब को भी ये छूट नहीं देती है कि उस सरेआम कत्लेआम करें या एक वर्ग विशेष को पलायन करने के लिए मजबूर कर दे। क्या ये जो आप बात कहते हैं हथियार वाली, संविधान में कहीं लिखी हुई है? ये मेरा वक्तव्य कहीं है ही नहीं, तो आप अपने तरीके से अपने बात को मेरे मुंह में डाल रहे हैं तो मैं उसकी बात कहां से कर सकता हूं। लेकिन ये शास्त्र सम्मत है तो मुझे लगता है कि शास्त्र सम्मत है तो हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। ये कहां लिखा हुआ संविधान में? मैं कहता हूं संविधान में ये कहां लिखा गया कि बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम करो? ये कहां लिखा गया है? क्या आप कहां लिखा गया है? किसने कहां लिखा है कि कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करा दो, कश्मीरी पंडितों को मार डालो? ये संविधान में कहां लिखा गया है? क्या आप एक सवाल का जवाब सवाल से देंगे? आपके पास सीधा जवाब नहीं है। मैं इसीलिए आपके सवाल ही इस प्रकार के हैं कि उस पर सवाल करना आवश्यक हो जाता है। मतलब मेरे सवाल ऐसे हैं कि आप जवाब नहीं दे पा रहे? जवाब के साथ सवाल करना आवश्यक है। तो आप पर यह तो मानते हैं कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं? संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है। संविधान हर नागरिक को, भारत में किसी नागरिक को जाति मत मजहब या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। प्रदेश में हुआ है और देश के कई राज्यों में अतीत में यह हुआ है। ध्रुवीकरण की बात होती है, आपको सबसे आगे रखा जाता है। देखिए, खास किस्म की राजनीति चाहिए होती है, आप सबसे पहले आते हैं। आपने कभी आत्ममंथन किया इस पर, कभी आत्मचिंतन किया इस पर? हाँ, मैं गंभीरता से आपसे सवाल पूछता हूं। आत्ममंथन के बाद ही मैं इस बात को बोलता हूं। इस देश में एक और कश्मीर को बनने से बचना होगा और बचाने के लिए मुझे लगता है कि अपने स्वार्थों की राजनीति को तिलांजलि देकर के आगे आना होगा। नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा पीठ है, बहुत सम्मानीय पीठ है। इसका आप इतिहास देख लीजिए। दिग्विजय नाथ जी उदयपुर से रहे, राजपूत रहे, 1921 में कांग्रेस में रहे, उसके बाद वो हिंदू महासभा में आ गए। गांधी जी की हत्या हुई 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि गांधी जी को मारना चाहिए, ऐसा आह्वान किया। 9 महीने जेल में रहे। आप जिनको वो आपको गुरुजी मानते हैं, पिता तुल्य हैं आपके, अवैधनाथ जी लगातार जुड़े रहे एक आंदोलन से, अयोध्या वाले आंदोलन से। उनके पिता तुल्य थे दिग्विजय जी। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। स्टेट्समेंट में खबर छपी हुई है 1950 में। एक ऐसी लाइन है जो हटकर है और जो कड़ी लाइन है। आप भी उसी तरह की बात करते हैं। फिर आपको तो मुझसे क्यों आपत्ति है? नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूं। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए।
आपकी पार्टी ने में ही एक विशेष ब्राह्मण वर्ग है जिनको इस तरह की बातें नहीं पसंद आती, जिनको आप जो ये जो कड़ा रवैया अपनाते हैं वो नहीं पसंद आता। देखिए, मेरी बात किसको पसंद है किसको नहीं है, मुझे लगता है कि जिसको पसंद है वो मुझे बुलाते हैं, जिसको पसंद नहीं है मैं वहां स्वयं नहीं जाता हूं। स्वाभाविक रूप से मुझे बुलाया गया है, हर जगह मैं जाता हूं और लोग मेरी बात को मानते हैं, मेरी बात को स्वीकार कर रहे हैं। बाकी मुझे देखिए, एब्सोल्यूट कोई नहीं हो सकता है, 100% किसी की बात को कोई नहीं स्वीकार कर सकता, लेकिन जो सच है उस सच को बोलने के लिए साहस चाहिए और उस साहस को हम बोलने का प्रयास करते हैं। आपके गुरुजी भी रहे, आपके पिता तुल्य हैं, वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संत को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि खास ब्राह्मण वर्ग है। राजनाथ सिंह आपकी बातों को नहीं सही मान रहे हैं। आपने कहा कि कैराना कश्मीर बनता जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। मैंने पूरे क्या कहना चाहेंगे आप राजनाथ सिंह जी को आज? देखिए, राजनाथ सिंह जी हमारे बड़े नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री के रूप में उनको जो कहना उन्होंने कहा है, लेकिन मैं इस बात को बोलता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति जिस प्रकार से है, पिछले 15 वर्षों में जिस तेजी के साथ खराब हुई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनसांख्यिकी असंतुलन की जो स्थिति पैदा हुई है, अगर समय रहते उसको नियंत्रित नहीं किया गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भविष्य का फिर कश्मीर है। पर जो हुकुम सिंह जो वहां से सांसद है वो भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। राजनाथ सिंह भी कुछ ऐसे, तो ये सब लोग आप ही की पार्टी के लोग हैं। ठीक बात है ना, ठीक बात है। ये सब पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, कश्मीर में भी पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई थी, बाद में 19 जनवरी 1990 घटित होता है। 19 जनवरी 1990 पे क्यों नहीं चिंतन होता है, क्यों नहीं इस पर चर्चा होती है? 19 जनवरी 1990 के बारे में कोई चर्चा आज तक नहीं हो रही है। कारण है, हिंदू मारे गए, हिंदू भगाए गए, हिंदुओं का सामूहिक कत्लेआम होता है। क्या हिंदू इस देश में कहीं एजेंडे में नहीं है? उसका कोई भी आके कत्लेआम कर ले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कश्मीर की इस दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी को होने से बचाना होगा, और इससे पहले कि ये चीजें आए, हमें कैराना और कंधला जैसी घटनाओं को रोकना होगा। योगी जी, अखिलेश यादव गोरखपुर आए और आप कहते हैं कि बिजली हिंदू और मुसलमान देख के बांटी जाती है। उन्होंने आपको कहा कि भाई बिजली का तार छू लीजिए, करंट लगेगा, पता चल जाएगा बिजली आती है कि नहीं आती। देखिए, मैंने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में, चंगू और मंगू की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मैं देखता हूं तो उनकी कथा मुझे लगती है वो चंगू की तरह है जो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं बोलती तार, इनका तार, बिजली का तार बिजली नहीं देता है। इनका ट्रांसफार्मर जब बोलता है तब पता लगता है कि बिजली है ही नहीं। इसलिए उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं है, ये मैं आज भी कह रहा हूं। आज जो दिखाई दे रहा है, इलेक्शन कमीशन के नाते दिखाई दे रहा है। और क्या ये सच नहीं कि उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण में इन्होंने भेदभाव किया है? आप चले जाइए बाराबंकी में, देवास शरीफ में 24 घंटे बिजली, महादेवा में 4 घंटे भी बिजली नहीं। आप चले जाइए देवीपाटन मंडल में, दरगाह शरीफ में 24 घंटे बिजली, देवीपाटन मंदिर में 4 घंटे भी बिजली नहीं। क्या इन्होंने मोहल्लों में और पर्व और त्योहारों में इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया है? आखिर समझाएं कौन? जो व्यक्ति अपने बूढ़े पिता को ही टूटी साइकिल से उतार कर फेंक सकता है, उत्तर प्रदेश की जनता उसके सामने, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उसके कोई मायने नहीं। कि 15,400 मेगावाट बिजली मिलती है 4 दिन जब दिवाली के हुए, ईद के 3 दिन में 13,500 मेगावाट मिली। एक दिन ना, एक दिन में 13,000, 3 दिन में, एक दिन में 13,000, 3 दिन में नहीं। देखिए आंकड़े अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश में कितनी है? 20%, तो 18 से 20% है ना। हिंदू आबादी कितनी है? 78 से 80% है ना। 80% पॉपुलेशन को आप 15,000 मेगावाट बिजली देंगे 3-4 दिन में, और 20% लोगों को 13,000 मेगावाट बिजली देंगे 3 दिन में। यह अन्याय नहीं तो क्या है? आपने मोहल्ले वाइज बिजली देते हैं, यह अन्याय है।
और ये ही बताता है कि इन्होंने समाज को इसी आधार पर बांटा है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे बिजली बांटी जा सकती है जिस तरह से आप बता रहे हैं? मोहल्ले वाइज इसी प्रकार से बांटी गई है। आप जाइए ना, दीपावली के समय देखिए या फिर ईद के समय देखिए, ये सब वितरण इसी रूप में हुआ है। ये जो कट्टरपंथी वाली आपकी छवि है, हमारी कोई कट्टरपंथी वाली छवि नहीं है। क्या आपने कभी मैं कह रहा हूं, मैं कट्टरपंथी हिंदू नहीं हूं। एक हिंदू के रूप में, एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में जो सच है उस सच को बोल रहा हूं। बीजेपी की एक कट्टरपंथी छवि रही। 2012 में इनको 15% वोट मिले। इन्होंने अपनी छवि बदली, विकास की बात करते हुए आए, अपना काम लेकर नरेंद्र मोदी और छा गए। क्या आपने कभी आत्ममंथन किया है कि अगर मुझे ज्यादा लोगों की मदद करनी है तो ये एक रास्ता है जो मोदी जी ने दिखाया, इस पर चलना चाहिए? विकास हमने किया है गोरखपुर में। आप गोरखपुर के विकास को देखेंगे तो मुझे लगता है आप ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछते। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुत्व को आप विकास का विरोधी मत ठहराइए। हिंदुत्व और विकास एक दूसरे के पर्याय हैं और हम लोगों ने विकास कराया है गोरखपुर में, और प्रदेश के किसी भी अन्य क्षेत्र से अच्छा विकास हम लोगों ने गोरखपुर में कराया है। आप जब बात करते हैं, आप 3 तलाक की भी बात कर लेते हैं। क्या बात है, क्यों नहीं? क्यों महिला करते हैं? सशक्तिकरण की बात करते हैं। चलिए अब आप सुन लीजिए। क्या एक बड़ी आबादी को क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए? जब 2010 में बात हुई कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, बीजेपी एक थी, आप पार्लियामेंट के आगे खड़े होकर, और आपकी भाषा तो होती है, आपने कहा कि ये बेमौसम बरसात है। आप महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, उनको पढ़ाएंगे नहीं, भ्रूण हत्या कर देंगे। अरे प्रतिबंध लगाना है, भ्रूण हत्या पे लगाइए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, आगे बढ़ाइए। और हमने इसी बात को कहा, जहां पे महिलाओं को आरक्षण मिला है वहां पर एक बार पहले इसकी समीक्षा हो और फिर 33% क्यों, उसको 50% आरक्षण दीजिए। आरक्षण हर समस्या का समाधान नहीं, लेकिन अगर देना तो 33% क्यों, 50% दीजिए और योग्यता को मानक बनाइए। फिर ऐसा नहीं होगा कि नेताओं के परिवार के लोगों को आप दें, जो योग्य हैं उनको आप लेके आगे आइए। 33% देने में आप इतना घबरा रहे हैं, 50 तो आप क्या देंगे बताइए? मैं कह रहा हूं ना, आपको देना किसी चीज का कोई मानक होगा ना, उस आधार पर आप दीजिए, 50% दीजिए। यही तो होता है योगी जी, आप तिरछे चले जाते हैं। पार्टी एक तरफ, ये सीधा रास्ता है, सुन तो लीजिए, गुमराह करने वाला रास्ता नहीं, सुन तो लीजिए, सच्चाई वाला रास्ता है, वही सच्चाई हम बोल रहे हैं। योगी जी इतना प्रचार कर रहे हैं, 150 से अधिक आपने जनसभाएं कर ली है, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक। ख्वाहिश है सीएम बनने की यूपी का, अगर बीजेपी की तरफ से? क्योंकि आपकी करके चलिए कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ही सीएम बनेगा, निश्चिंत रहिए। आपको क्या लगता है कि 3 विशेषताएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में क्या होनी चाहिए? देखिए उत्तर प्रदेश, हाँ पहली विशेषता, देखिए उत्तर प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए, एक बात। दूसरी, उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के बारे में एक रचनात्मक सोच उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने और उत्तर प्रदेश को देश के विकसिततम राज्यों में स्थापित करने का जज्बा उसके अंदर होना चाहिए। 3 बातें। इन तीनों में आप कितने में फिट हैं? मैंने कहा ना, मैं तो सब में फिट हूं। आप सब में फिट हैं? मैं सब में फिट हूं। और योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि 3 विशेषताएं होनी चाहिए, मैं कर रहा हूं, फिट हैं। मैंने कहा ना, वो हम गोरखपुर में कर रहा हूं, मैं एक सांसद हूं, गोरखपुर में कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये करेगा, उत्तर प्रदेश देश के विकसित राज्यों में आगे बढ़ेगा। आप नहीं मानते कि आपकी पार्टी में भी बहुत सारे, हुकुम सिंह जी का मैंने नाम लिया, राजनाथ सिंह जी का, इनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं? जो पार्टी में काम किया होगा लड़ना चाहिए उनको, बिल्कुल लड़ना चाहिए। एक कार्यकर्ता सही भी ठहरा देते हैं, गलत भी ठहरा देते हैं। नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में जो व्यक्ति 10 साल, 12 साल, 15 साल काम किया है, अगर चुनाव की बात आती है और पार्टी उन्हें कहीं फिट पाती है, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। किसी को सही नहीं ठहरा रहा हूं। मैंने कहा अगर कोई कार्यकर्ता भले ही किसी नेता का पुत्र है, पार्टी में काम कर रहा है, लंबे समय से कार्य कर रहा है और उसके अंदर क्षमता है, कोई चुनाव जीतेगा इस नाम पर नहीं जीतेगा कि फलाने का पुत्र है, फलाने का पुत्री है, फलाने का भाई है। उसके अंदर क्षमता पब्लिक देखती है तो उसको चुनाव जिता करके भेजेगी। नहीं देखेगी तो जनता स्वयं फैसला करेगी, नेता को फैसला नहीं करना है। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मुस्लिम होते हैं जो दंगा कराते हैं? मैंने ये नहीं कहा है, लेकिन ये सच है, दुनिया में हर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अति संवेदनशील होता है।
और असुरक्षित होता है। ये क्यों होता है, इसका जवाब आप लोगों को तलाशना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक लड़की की फोटो वायरल हुई है जिसमें वो लड़की एक पोस्टर दिखा के कह रही है कि मेरे पिता को पाकिस्तानियों ने नहीं, वॉर ने मारा। इस पे आपका क्या पक्ष है? ये सोच अपने पिता के बारे में किसी बालिका के द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य, मुझे लगता है कि हम इससे सहमत नहीं हैं। देश की लड़ाई को लड़ने वाला कोई भी जवान या कोई भी अधिकारी वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, और मुझे लगता है कि उस आतंकवादी के खिलाफ हमारी लड़ाई देश की लड़ाई सामूहिक लड़ाई है, किसी व्यक्ति की नहीं। बड़ा अफसोस हुआ कि आपकी पार्टी ने एक भी मुस्लिम महिला को टिकट नहीं दिया। हम लोग टिकट का आधार हिंदू और मुस्लिम को नहीं मानते। हमारा टिकट का आधार विचारधारा के प्रति उस व्यक्ति का जुड़ाव और जीतने की उसकी संभावना, ये दोनों टिकट के आधार बनते हैं। लेकिन ये तय करना, ये बोलना कि फलाने जाति या मत या मजहब के लोगों को टिकट नहीं मिला तो उसका विकास नहीं कराएंगे, ये मिथ्या है। 371 टिकट दे दीजिए, एक भी मुस्लिम को नहीं। एक तो दे देते आप, अरे वो दिखाई हो जाती। टिकट का आधार मैंने बताया कि जो टिकट के आधार हैं वह पार्टी ने पहले से तय किए थे। इस पर जो राजनाथ सिंह जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि देना चाहिए, उस पर आपको क्या कहना है? भाई, कोई हमारे पास उस क्राइटेरिया में फिट बैठने वाला कार्यकर्ता था ही नहीं। किसको देते? आप आवेदन करते तो आप पे विचार करते कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था इस मौके पर, चुनाव के मौके पर। देखिए, माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने जो बात भी कही होगी, किस परिप्रेक्ष्य में कही, मुझे नहीं जानकारी। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि केंद्रीय चुनाव समिति ने जो भी तय किया है बिल्कुल उचित किया है। हमारे लिए जिताओ और टिकाओ, ये दोनों फार्मूला महत्वपूर्ण था। हमने उसके अनुसार सारी चीजें तय की हैं।